चल, संधि परिचय वाली क्लास अपनी चल रही है। इसके पहले अपन ने कंप्लीट कर दिया है संस्कृत परिचय, जिसमें अपन ने नंबर 1 पर देखा संस्कृत शब्द, उसके बाद में देखा भाषा शब्द, व्याकरण शब्द, फिर उसमें अपन ने देखा वर्णों के बारे में, स्वर कितने प्रकार के, व्यंजन कितने प्रकार के, मायसूर सूत्र के अनुसार उनका नंबर और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उनका नंबर। ठीक है, उसके बाद में अपन ने देखा उच्चारण स्थान जो कंप्लीट हो चुके हैं। अब सीधा अपन एंट्री करते हैं संधि में। देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं एक बात को, कान खोल करके फिर से दिमाग में फिट कर लेना। संधि अगर अच्छे से इजी तरीके से अगर समझनी है, उसके लिए माहेश्वरी सूत्र प्लस प्रत्याहार की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। माहेश्वरी सूत्र क्या है, प्रत्याहार कैसे बनाया है, यह पता होना चाहिए। अगर ये माइंड में क्लियर है तो इसका मतलब है कि संधि जो है बहुत इजीली अपन क्लियर कर लेंगे। आ जाओ बात करते हैं अपन क्या क्या इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में अपन प्रत्याहार के लिए मैंने अपन ने बताया था आदिरंतेन संहिता, अर्थात जो आपका पहला वर्ण है, दो शब्द होंगे ना, जैसे अच, तो अच में 2 शब्द हैं, अ और च। अ मतलब कोई भी वर्ण बीच में से या शुरुआत से, च हमेशा लास्ट वाला, किसी भी माहेश्वरी सूत्र का आखिरी वाला। और ये जो पहले वाला होगा ये कोई भी हो सकता है, या तो माहेश्वरी सूत्र में से किसी भी सूत्र का पहला या बीच में से। जैसे चर प्रत्याहार अपन ने बनाया तो 11वें नंबर का जो अपना ख फ छ ठ थ च, उसके बीच में से आया छ, और र आपका चला गया ख फ छ ठ थ चट तव कपय शर, 13वें नंबर का लास्ट वाला। ठीक है, एक छोटी सी एग्जांपल आप लोगों के लिए मैं दे देता हूं। देखो इधर, जैसे मैंने कहा अच, तो अच का बोले तो पहले माहेश्वरी सूत्र का पहला वर्ण और अयुण रिलरिक एओंग अयोच, 4थे नंबर का लास्ट वाला। और इनमें जब लिखोगे, जब इनमें आने वाले वर्ण बताओगे, तो माहेश्वरी सूत्र का लास्ट वाला जो हलंत है उसको नहीं लिखेंगे, बताया मैंने आप लोगों को। अभी सूत्रों में आते जाएगा, अपन क्लियर करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, टेंशन मत करो। आओ जरा, सबसे पहले अपन इसमें पढ़ेंगे संधि परिचय, मतलब संधि शब्द है क्या। फिर उसके बाद में अपन ने देखेंगे संधि के कार्य, जरूरी कहां है, कंपलसरी कहां है, करना ही पड़ेगा, या और एक ऐसा ऑप्शन भी देखेंगे जहां पर मेरी मर्जी। समझ में आया कुछ? नहीं आया, चलेगा, बस ये तो आ गया ना दिमाग में कि मेरी मर्जी, ऐसा भी एक प्रकार देखेंगे। आओ जरा बात करते हैं संधि के प्रकार, फिर इसमें अपन देखेंगे उसमें से स्वर संधि के प्रकार भी देखने की कोशिश करेंगे, अगर आज पॉसिबल हो सका तो, नहीं तो संधि के प्रकार तक अपन क्लियर कर लेते हैं। आ जाओ जरा बात करते हैं संधि शब्द कैसे बना। ध्यान से देखिएगा, संधि ही शब्द में सम उपसर्ग है। उपसर्ग कितने हैं संस्कृत में? बोल दो, बोल दिया करो, पक्का? हाँ भाई, सम उपसर्ग है, दुधाएं धा धातु है। कौन सी धातु है? धा। और की, इसमें एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, कौन सा? की प्रत्यय है। ठीक है, सम उपसर्ग धा धातु की प्रत्यय, जब आप ऐसी कंडीशन देखते हैं तो सम प्लस धा और फिर की, ध्यान से देखते जाओ, सम धा की जगह हो जाता है धी आदेश ददाते ही, की का बैलेंस रहता है ई ध, इस धी का भी ई का लोप कर दिया जाता है, ई हटा दिया जाता है, बैलेंस में रहता है ध। जोड़ने की कोशिश करेंगे, पहले भी बताया, आज फिर से बता देता हूं, अनुस्वार संधि अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब म न के बाद, जब म न के बाद कोई व्यंजन आ जाए, उस म न को अनुस्वार बना देते हैं। देखो जरा, यहां मैं है, मैं के बाद में ध एक व्यंजन है, इस मैं को अनुस्वार बना देंगे, मतलब बनकर तैयार हो जाएगा सम। संस्कृतम में भी ऐसा ही किया था कुछ अपन ने, सम स क्री त ऐसा जोड़ा था, फिर म को आगे स होने की वजह से सम के उपसर्ग के मैं को अनुस्वार बनाया था। ध में ई जोड़ देंगे धी,
आगे वाली कंडीशन ये है कि अनुस्वार के बाद में अगर कोई वर्ग वाला वर्ण हो, अनुस्वार के बाद में कोई वर्ग, वर्ग वाला कौन सा, कैवर्ग, चैवर्ग, टैवर्ग, तैवर्ग, पैवर्ग, इन पांचों में से 25 में से कोई एक हो, तो जिस वर्ग से बिलोंग करता है अनुस्वार उसका पांचवा बन जाती है। ध किस वर्ग से, त थ द ध त, तो तय का पांचवा क्या बनेगा, न। तो इस अनुस्वार को चेंज करेंगे और न बना देंगे, तब जाकर के अपना रूप बन जाता है संधि। पुंलिंग में जाकर के संधि रूप बन जाएगा, टेंशन मत करो। अच्छा, पुंलिंग में क्यों बना, इसके पीछे का लॉजिक है कि प्रत्यय जहां जुड़ा हुआ है, कि प्रत्यय जहां लगा हुआ है वो हमेशा पुंलिंग बनता है। जैसे टाप जुड़ा था भाषा में, वहां पर हमने क्या कहा था कि हमेशा स्त्रीलिंगी बनाएगा। वहां पर अपन ने देखा था लुट प्रत्यय व्याकरणम में क्या बनाया था, नपुंसक लिंग में हमेशा। तो जहां की प्रत्यय जुड़ेगा वो हमेशा अपना पुंलिंगी बना देगा। अब प्रश्न बनता है, बताओ संधि शब्द में लिंग कौन सा है? हा? हिंदी में स्त्रीलिंगी, करेक्ट, हिंदी में स्त्रीलिंगी। और संस्कृत में बोले तो संधि ही, इसमें लिंग कौन सा, क्यों, क्योंकि की प्रत्यय जुड़ा हुआ इसलिए। क्लियर है, लिख लो इसको। बेटा दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा यहां से भी, कैमरे को छोड़कर यहां से शुरू हो सकती थी तुम्हारी, बाकी तुम देख लो तुम्हारे हिसाब से भाई। कब, वाह, चिंकी मिंकी ऐसी होनी चाहिए। तो सारे काम झटपट, और फिर ऊपर से ऐसे और बोले खल्लास, कर दो खल्लास। काम लिख लिया आपने, लिखा बेटा, कहाँ लिखे, अभी वाला, अभी जो पढ़ाया। गुम्मम, इससे ना उड़ा दूंगा मैं। हाँ हाँ, देख लो तो मैं एक बार पहले कल 10th क्लास में भी थी, लेकिन वो तो भाई साहब बड़ी वाली थी, यूं लंबी। हाँ, ये जो है कि क्या है, ये AK-47, तो पिस्तल है ये, दो पिस्तौल। इसमें गोली कहाँ से आती है? है ना, ऑटो, ये ऑटो में टकली है ना, लिख लिया बेटा। चलो आगे बात अपन करते हैं संधि की परिभाषा। संधि क्या है, देखो संधि बोले तो दो वर्णों को मिलाना, ध्यान से समझना, शब्दों को नहीं, वर्णों को मिलाना। कल भी अपन ने बात कही थी, वर्णानाम मेलनम संधि, वर्णानाम संधानम संधि, लिख लिया होगा शायद, लिख लो, लिख लो, नोट डाउन कर लो। कल अपनी ये परिचय वाले थोड़ा सा हुआ था अपना कल, है ना। वर्णों को मिलाना जो प्रक्रिया बनती है, विकार आता है, वो संधि। वर्णों को जोड़ना संधि होता है। और इसके अलावा अपन ये भी कहा था कि परह सन्निकर्षः संहिता, अर्थात परवर्ण का पूर्ववर्ण के साथ में अत्यंत निकट हो जाना, ऐसे चिपक जाना जैसे फेविकोल सा है। वो गाना नहीं है, चिपका ले सैया फेविकोल से, है तो ऐसे वाला फेविकोल जोड़ इसका बन जाए। बड़े जल्दी किया आप लोगों ने, यस सर, है ना। और अब मैं पूछ लू पांचवा माहेश्वरी सूत्र कौन सा है, पता, पता, अब बता, इसी शर्त में तो बता भाई, लिखो अपना अपना लिखो। हाँ बिल्कुल, कमोन, यस, यू कैन डू इट गधेड़े, हाया वारटा, ओहो अब तो और चले। परसन्निकर्ष संहिता का क्या मीनिंग है कि परवर्ण का, परवर्ण कौन सा, जो प्लस के बाद में है, ठीक है, और प्लस के पहले वाला पूर्ववर्ण, प्लस के बाद वाला परवर्ण है। उदाहरण के लिए अपन ने देखा था राम प्लस अवतार, राम के म में मिला हुआ प्लस के ठीक पहले अ पूर्व वर्ण है, और प्लस के बाद में आप लोगों का अवतार है का अ, जो परवर्ण की पोजीशन में है। यहां तक की बात अपनी हो चुकी थी, है ना, यहां तक की बात अपनी, है? लिख लो, जब है तो लिखना ही पड़ेगा ना।
अभी 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 बाद में घर पे देखने के लिए है ही नहीं है, ये सीधी ऐप के ऊपर जाएगी क्लास। ठीक है, पूर्व वर्ण पर वर्ण, अच्छा जब भी संधि पढ़ूंगा ना, जब भी संधि पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, पूर्व वर्ण पर वर्ण बोलेंगे, प्लस के पहले प्लस के बाद में ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, आ जाओ। संधि कार्य की नित्यता, नित्यता बोले तो मतलब कंपलसरी कहां कहां है उसकी मैं चर्चा करूं। लिखा हुआ है कि संहितेक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयोश नित्या समासे वाक्य हेतु सा विवक्षाम अपेक्षते। समझ में आया कुछ? समझ में आया कुछ? पक्का? अब लिख ले भले तू, जब समझ में नहीं आया तो लिख ले, और अगर समझना है तो रुक जा। संहितेक पदे नित्या, इसका मतलब यह हुआ कि एक पद में संधि होना कंपलसरी है। नित्या लिखा हुआ, नित्या का मतलब कंपलसरी। नित्या धातु उपसर्ग हो, अनिवार्य है, कहां? उपसर्ग प्लस धातु जुड़े तब। फिर लिखा हुआ नित्या समासे, समास की प्रक्रिया होगी वहां पर भी। कैसे उदाहरण समझते हैं। नंबर एक, मैंने आप लोगों को एक बात कही थी, दो ऐसी मतलब टॉपिक्स वाली क्लासें लगाऊंगा जिसमें मैजिक मैजिक बताया ना, मैजिकल क्लासेस के बारे में। ठीक है, तो वहां पर क्या पढ़ेंगे? रूप, शब्द रूप, धातु रूप। तो शब्द रूप और धातु रूप पद हैं, जब बनाएंगे राम से रामो बनाएंगे, बालक से बालको बनाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में बालक प्लस औ जुड़ेगा तभी जाकर के बालको बनेगा। नहीं तो बालक 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 सभी जगह बालक थोड़ी ना आएगा है? बालक एक शब्द है, शब्द रूप नहीं है। अगर बालको बनाना है तो बालक प्लस औ इन दोनों को जोड़ना होगा तभी पद बनेगा। तो इसका मतलब पद में कंपलसरी है। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये समझ लो कि अगर अगर सर की आवाज इस वीडियो में भेजनी है तो माइक लगाना पड़ेगा है। अगर अगर बालक को पद बनाना है तो कहीं ना कहीं वो 21 प्रत्यय अपन जोड़ेंगे जिससे जाकर के वो शब्द रूप बनेगा। अब जैसे एक औ जुड़ गया, बालको बनकर तैयार हो गया। क्लियर है? यहां संधि हो रही है, करना जरूरी है। नित्य। नंबर दो की बात करते हैं, उपसर्ग प्लस धातु। देखो नी प्लस अवसत, अवसत एक धातु रूप है, नी एक उपसर्ग है। नी का अपना खुद का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, अवसत के साथ में जुड़ेगा तब इसका जाकर के मीनिंग निकल कर आ जाएगा। ठीक है, क्या निकलेगा उसकी टेंशन मत करो, बस ये समझ लो कि अगर कहीं पर उपसर्ग के बाद धातु आ रहा है तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा है। नंबर तीन पर मैंने कहा समास। समास अपन पढ़ेंगे, तत्पुरुष समास अपने सिलेबस में है, वहां अपन देखेंगे। दुखम आपन्न, अब देखो दुखम का मूल शब्द होता है दुख, आपन्न का मूल शब्द होता है आपन। इन दोनों को देखो जुड़ने की कंडीशन है ए प्लस अ, ये दोनों जुड़ रहे हैं तो दुखापन्न ऐसा बनेगा। इतना सा दिमाग में रखो रे भाई चिल करके कि संधि तीन जगह जरूरी है, एक पद में, उपसर्ग प्लस धातु में, और समास के बीच में। बस ये जो भी है भेजा मारी इनको छोड़ दो, इतना से याद रखो कि नित्यता जब पूछ ले तो संधि एक पद में नित्य, संधि उपसर्ग और धातु जुड़े तब जरूरी, और समास के बीच में जरूरी हो रही है तो करना ही पड़ेगा, उसमें किंतु परंतु नहीं चलेगा। लिख लो, ये ये लिखना है, पूरा लिख लो इसको इति तक। फिर संधि कार्य की नित्यता नंबर 1 डाल करके इसको लिखो क्योंकि फिर ये चला जाएगा इसलिए।
संहितेक पदे नित्या, नित्या धातुपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तू सा विवक्षाम अपेक्षते। छोटी सी है, तू लिखती भी छोटे छोटे ही है, थोड़े मोटे लिख ले। और क्या, चिपकी हुई सी है, शब्द भी चिपके से लिखती है। उस पे गुस्सा नहीं, लिख लो बेटा, बहुत गुस्सा आ रहा है तेरे पे, तू बाहर निकल, पत्थर से तेरा सिर फोड़ेगी आज। और अगर पत्थर नहीं मिलाना तो तेरा सिर ही पत्थर पे मार देगी। भाई साहब, मोटे से देख, मोटे को देखकर घबराना नहीं, और पतले को देखकर कभी लड़ना नहीं, इस बात का ध्यान रखना। हाँ, मैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण हूं। मैं अभी तो फिर भी थोड़ा सा फिट एंड फाइन लगता हूं अभी। अगर आज के ठीक 2 साल पहले अगर जाओगे ना, तो मैं भी सूपड़ा सा चीपड़ा सा लगता हूँ, ठीक है, 2 से 2.5 साल पहले। लेकिन लेकिन बताया क्या है, फुर्ती बड़ी है, फुर्ती बड़ी होती थी। और फिर दूसरी बात, लंबा हाथ है, दूर से 3 फीट दूर से थप्पड़ था। हाँ? लिखो लिखो। दूसरा है उपसर्ग और धातु के बीच, इसका उदाहरण लिख लो, नी प्लस अवशत, न्यवशत। ठीक है, इसके अगला लिख लिया, कर दूं आगे। समास के बीच में तो समास वाला ये सारे आगे, इसके लिख लो। वो बालक प्लस औ था बेटा उसमें, यही तो है, एक पद फिर बालक प्लस औ बालक औ, ऐसे तो बनाया था अपन ने। जल्दी लिख दो, धीरे धीरे बड़ा कर लिखते हो तुम लोग। और तुम्हारी सुविधा के लिए ना, मतलब कि कंटेंट कंटेंट बोले तो इस एक स्लाइड पर छोटे 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 से बहुत सारे लिखने के बजाय मोटे मोटे थोड़े से लिख करके लेके आता हूं मैं। धातु और उपसर्ग के बीच में हमने कहा था नी अवसत, नी प्लस अवसत। ये देख, ओ भाई, हेलो, हेलो इंस्पेक्टर, ये वाला नी प्लस अवसत, न्यावसत, देख लिया। फिर ये था अपना दुखम आपन्न, दुखापन्न, क्लियर है। चलो, ये तो है कंपलसरी, जहां संधि होना जरूरी है। और फिर मैंने बताया था, क्या बोला था एक यहां पढ़ाने से पहले, मेरी मर्जी बोला था, वो वाला यहां पर आएगा। वाक्य में वाक्य तुषा विवक्षाम अपेक्षते, मतलब वाक्य में बोलने वाले पर, लिखने वाले पर निर्भर करता है, वो चाहे तो संधि करे और नहीं चाहे तो नहीं करे। है? मतलब मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। आओ जरा, शब्द है सा अध्यापिका अस्ति, सीधे सिंपल सी बात, ध्यान से सुनो। इसका मीनिंग क्या है, वह अध्यापिका है, सा अध्यापिका अस्ति। देखो जरा ध्यान से, सा का आ और अध्यापिका का अ, इन दोनों के बीच में संधि हो रही है। अध्यापिका का आ और अस्ति का अ, इन दोनों के बीच में संधि हो रही है। अब ये एक सेंटेंस है, वाक्य मतलब सेंटेंस, सेंटेंस में जो बोल रहा है वो अगर संधि करना चाहे तो कर दे, और नहीं करना चाहे तो नहीं करे। ये अगर ऐसे भी मैं बोल रहा हूं तब भी बराबर है। सा अध्यापिका अस्ति, वह अध्यापिका है, वह अध्यापिका है, ठीक है। और मैं ये चाहूं कि इन दोनों को मैं जोड़ के इसको अलग रख दूं, तब भी मीनिंग वही निकलेगा। हाँ, तब भी मीनिंग वही निकलेगा। अब देखो कैसे जुड़े गए, इन दोनों को अपन जोड़ रहे हैं,
सा अध्यापिका अस्ति, मीनिंग वही निकलेगा, वह अध्यापिका है। मैं ये कहूं कि नहीं, इसको तो अलग रखो, इन दोनों को जोड़ो, तो चलो सा अध्यापिका अस्ति, सा अध्यापिका अस्ति, जुड़ गया। नहीं गुरुजी और छोटा करो, सबको जोड़ दो, तो ये लो सबको जोड़ देंगे, अपना क्या फर्क पड़ता है, सा अध्यापिका अस्ति। मतलब इस एक ही सेंटेंस को मैं चाहूं, मेरी मर्जी, मैं 4 तरीके से इसको लिख सकता हूं, बोल सकता हूं। ये किस पर निर्भर करेगा, आप पर, बोलने वाले पर, लिखने वाले पर। तभी तो कहा सेंटेंस वाक्य में वक्ता की इच्छा पर निर्भर है, कंपलसरी नहीं है, चाहे तो करो नहीं तो मत करो। लिख लो, विवक्षा बोले तो इच्छा, मर्जी, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आप वाक्य में आपकी मर्जी भी चलेगी। हाँ हाँ। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे संधि के प्रकार। देखो मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों को सारी जानकारी मिले जो एक संस्कृत पढ़ने वाले के पास होनी चाहिए। जो एक संस्कृत पढ़ने वाला है उस विद्यार्थी के पास में वो सारी जानकारी होनी चाहिए, जिस लेवल पर है उस लेवल तक की। अब आप 9th क्लास में हैं, 9th क्लास तक संधि के विषय में आपको क्या जानकारी होनी चाहिए वो पता होना चाहिए। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चलते जा रहे हैं, एक एक टॉपिक क्लियर करते जा रहे हैं। पहली क्लास से लेकर के हर एक क्लास अगली क्लास से जुड़ी हुई रहेगी। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था माहेश्वरी सूत्रों को ध्यान से देख लेना, प्रत्याहार ध्यान से समझ लेना, संधि प्रकरण पढ़ेंगे बहुत काम आएगा, कहा था। नहीं सुना वो आपकी गलती है। आओ जरा संधि के प्रकार की बात करें, संधि के भेद की बात करें तो 2 तरीके से इसको कहा जाता है। नंबर 1 सिद्धांत कौमुदीकार भट्टोजी दीक्षित जी अलग बात कहते हैं, और आपके लघु सिद्धांत कौमुदी जिन्होंने लिखी है वरदराजाचार्य, ये अलग तरीके से कहते हैं। अब बोले तो गुरुजी माने किसकी? हाँ, भट्टोजी दीक्षित जी ने कह दिया कि संधि 5 प्रकार की, लघु सिद्धांत कौमुदी लिखने वाले वरदराजाचार्य जी ने कह दिया 3 प्रकार के। माने तो माने किसकी? 5 कहें 3 कहें? सीधी सी बात है, ध्यान से समझना कि हमारे सिलेबस में अप टू मतलब स्कूल लेवल तक की अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए नॉर्मली तो 3 बतानी है। हम लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर चले, हम सिद्धांत कौमुदी के आधार पे नहीं चलेंगे। मतलब अगर कोई हमसे पूछता है संधि कितने प्रकार की, आप बता देना 3 प्रकार। कौन कौन सी? स्वर संधि, हल संधि कभी पढ़ी थी? हल संधि का नाम कभी सुना है? बोल, वेरी गुड। क्यों, कैसे पॉसिबल है कि इसको हल को इसने व्यंजन कहा? क्योंकि हल प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? व्यंजन। अरे भाई आपके 5वें माहेश्वरी सूत्र से लेकर के 14वें माहेश्वरी सूत्र तक चेक कर लो, उसमें कोई स्वर नहीं है। इसलिए हल कहो चाहे व्यंजन कहो, बात एक ही है। अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप अच संधि चाहे स्वर संधि कहो, बात एक ही है। क्योंकि अच प्रत्याहार में सारे के सारे स्वर आते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा जो माहेश्वरी सूत्र उसमें स्वर स्वरू है। तो अच संधि स्वर संधि, व्यंजन संधि हल संधि, और विसर्ग संधि खुद का अपना ही नाम है, इसमें कोई प्रत्याहार नहीं चलेगा। ठीक है, कितनी संधि? इतना लिखो भाई साहब, इसको मत लिखना, इसको लिखना। संधि के भेद 3, अच संधि ऑब्लिक स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि ऑब्लिक हल संधि, और नंबर 3 सुविसर्ग संधि। नहीं, ये अपनी जानकारी में रख लो। ठीक है, ऊपर से लिखना कि संधि के प्रकार, संधि के भेद 3,
नंबर 1 अच संधि स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि या हल संधि, और नंबर 3 विसर्ग संधि। अच्छा, अपने सिलेबस में क्या क्या है? तो अपने सिलेबस में बोले तो स्वर संधि और विसर्ग संधि, व्यंजन संधि अपने सिलेबस में नहीं है। अब नहीं है तो नहीं है, इसका तो मैं भी क्या करूं भाई। आप लोगों को पढ़ाने के लिए इतना ही कहा गया है कि आपको स्वर संधि पढ़नी है और विसर्ग संधि पढ़नी है, ठीक है। अब स्वर संधि कितने प्रकार की, इनमें से भी अपने लिए कौन कौन सी काम की, वही देखेंगे, है कि नहीं। मेरे सफेद बाल आ रहे हैं ना, ये देखो, है थोड़े दिख रहे होंगे कभी कभी, लाइट नहीं 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 नहीं, अब देख अब देख अब देख ले, बहुत सारे दिख जाएंगे बेटा, बहुत सारे दिख गए, ठीक है। सुनो मेरी बात, शैम्पू ज्यादा लगाते हो, सस्ता शैम्पू लगाते हो। ओ भाई, शैम्पू नहीं लगाता मैं, सस्ता महंगा क्या करेगा इसमें। चलो सुनो मेरी बात, मैं क्या कहने वाला था, बात आपने अलग कर दी, अब नहीं बताऊंगा मैं, लिख लिया इसको। चलो सुनो भाई, इन इतने काले बालों में से सफेद बालों को छांटोगे, जितने से सफेद बाल निकलेंगे उतने से ये समझ लो कि स्वर संधि की जितने प्रकार है उसमें से इतने से अपने स्वर संधि काम आएगी। इतनों में से इतने से सफेद बाल, तो इतनी स्वर संधियों में से इतनी सी स्वर संधि काम की। आ जाओ जरा, स्वर संधि के परिचय की मैं बात करता हूं सबसे पहले। अच्छा, संधि बोले तो पूर्व वर्ण प्लस परवर्ण, प्लस के पहले वाला प्लस के बाद वाला, दो को तो जोड़ेंगे। अब यहां आइए स्वर संधि, मतलब प्लस के पहले स्वर, प्लस के बाद में स्वर। ध्यान रखना, प्लस के पहले भी स्वर होना चाहिए, प्लस के बाद में भी, और उसी के आधार पर परिभाषा, जब किसी भी पद में स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल होता है तो वहां स्वर संधि होती है। लिख लो, जब स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ में योग होता है तो वह ही यहां पूर्व वर्ण भी स्वर, पर वर्ण भी स्वर होगा, स्वर स्वर जुड़ेगा, तब आपकी स्वर संधि या हम अच संधि भी कह सकते हैं। जब किसी पद में स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल होता है, मेल बोले तो जुड़ाव होता है, संधान होता है, उस समय जो विकार आ जाए किसी स्वर में, चेंजिंग होए, तो उसे स्वर संधि कहते हैं। उस स्थिति को, उस कार्य को स्वर संधि कहते हैं। सुन्नु मुन्नु थे दो भाई, रसगुल्ले पर हुई लड़ाई। तो रसगुल्ले लिख लिया, लिख लिया, वाह। आगे चलो, स्वर संधि के प्रमुख भेद, ये अब हाँ बोल बेटा। तो जो भेद हैं उनकी जानकारी ले लो। स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव। इनमें से अपने सिलेबस में क्या है, कल वाली क्लास में देखेंगे, ठीक है। छुट्टी नहीं, इसको लिखना है, बड़े जल्दी भाग रहा है। हाँ लिखो लिखो, इसको लिख लो। इनमें से जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है वो अपन कल वाली क्लास में देखेंगे, ठीक है। हाँ सारे लिखने।